नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और उसी के साथ इंडिया गठबंधन को भी। उसको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो उसे फायदा हुआ, जो राहुल गांधी की एक नई इमेज बनकर सामने आई, 4000 किलोमीटर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले और उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल जैसी जीत उनके हाथ लगी। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले और जब राम मंदिर की सियासत अपने पूरे पीक पर है और जिस वक्त राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू होगी और उसका भी पीक होगा, तब राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। इस सब के बीच राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा क्या बदलाव ला सकती है और किस तरह से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को ताकत दे सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसे वक्त में जब मीडिया पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करेगा कि पूरा देश राममय हो गया है और सिर्फ मोदी मोदी का डंका बज रहा होगा और ये कहा जाएगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, यानी कि मोदी को लेकर आएंगे, इस तरह का जब नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसे वक्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या इसकी काट बन पाएगी? क्या वो तमाम हेडलाइंस बना पाएगी जो एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव पेश कर सके उस राम मंदिर की सियासत का? एक बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के सामने है, कांग्रेस के सामने है, इंडिया गठबंधन के सामने है और चैलेंज और बड़ा हो गया है जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जो इनविटेशन दिया गया, उस इनविटेशन को उन्होंने रेस्पेक्टफुल तरीके से अस्वीकार कर दिया है। और उसके बाद से ही बीजेपी आईटी सेल से लेकर और उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अब कांग्रेस को राम विरोधी, हिंदू विरोधी जो पहले से बताती रही है, अब और पुरजोर तरीके से इस सब को प्रचलित करेगी। इन सब के बीच, इन चैलेंजेस के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और कितना बदलाव वो ला सकती है और क्या ये सही फैसला था 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कि ये यात्रा निकाली जाए, वो भी मणिपुर से लेकर मुंबई तक? ये महत्वपूर्ण सवाल है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमान को ले आइए। मेरे साथ राजू पारुलकर जी हैं, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सब उनको जानते हैं, उनकी बेबाक राय के लिए जानते हैं, आप उनको सुनना और देखना पसंद करते हैं। एक बार फिर से इसीलिए मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी अपना समय देने के लिए। थैंक यू बुशरा पहला जी। सवाल आपसे जी, मेरा पहला सवाल यही है राजू जी आपसे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। मणिपुर से लेकर ये मुंबई तक जाएगी और अन्याय के खिलाफ न्याय की ये लड़ाई है। राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक अन्याय है उसके खिलाफ न्याय की ये लड़ाई है। क्या आपको लगता है ये सही फैसला था 2024 से जस्ट पहले इस यात्रा को करने का? और अगर सही फैसला था तो इससे क्या नतीजे इसके आ सकते हैं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा फैसला सही था या गलत था, ये हम अभी बोल नहीं सकते। पहली बात, क्योंकि इलेक्शन इतने करीब आने के बाद भी अगर आप यात्रा निकाल रहे हो तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा फायदा हो या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी बूथ मैनेजमेंट से लेके सारी चीजों का करने की जरूरत है। क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर कर सकती है। हो सकता है फरवरी में कर सकती है, मार्च में कर सकती है, अप्रैल में कर सकती है, तो वो भी एक जरूरी है। लेकिन अब क्या होगा कि कांग्रेस का सारा बल है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे लगेगा, तो वो एक बात है, उस बात का मुझे डर भी है। दूसरी बात यह है कि एक न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, जिस प्रदेश से वो गुजरेगी, जिन प्रदेशों से वो गुजरेगी, वो बहुत जरूरी था लोगों को जोड़ना, क्योंकि लोग टूट चुके थे। जहां मणिपुर, जहां जैसे कि, तो वहां पर जाना बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी की यात्रा वो अच्छा काम इसमें करेगी, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और है बुशरा जी की, कोई यात्रा का सीधा इफेक्ट अगर लगता है कांग्रेस को या किसी और को कि मतगणना में होता है या लोगों के वोट्स में होता है और इलेक्शन जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। पहली बात तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ही हम लोग कर लेते हैं। पहली बात यह है कि
बिना ईवीएम हटाए इलेक्शन, मुझे नहीं लगता है कि कोई सोची समझी रणनीति है विरोधी पार्टियों की, क्योंकि बैलेट बॉक्स में इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक उसका मैनिपुलेशन 100% हो रहा है। ये तो बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने ग्राउंड पे देखा है और मैंने इलेक्शन के रिजल्ट्स भी देखे। तो बात यह है कि ये बात पे जोर देना चाहिए और पूरा विरोधी को, यानी ये न्याय यात्रा में भी ये ताकत, ये भी दमखम से लगाना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए। आपने और हमने तो मांगी नहीं थी ईवीएम, क्या आपका और हमारा कोई महत्व नहीं है? हमने मांगी थी क्या ईवीएम लाओ? हमने बैलेट बॉक्स पे वोटिंग करना पसंद किया, दुनिया भर में बैलेट बॉक्स पे करते हैं। तो एक व्यक्ति को भी अगर लगता है कि मेरा वोट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जैसा मैं डाल रहा हूं, तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो न्याय यात्रा में ये बात को लेकर, ये संदर्भ को लेकर अगर कुछ बात नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा पूरा जनसैलाब भी उमड़ पड़ा और लोगों का पूरा साथ मिला यात्रा को, तो भी वो वोटिंग में रिफ्लेक्ट हो, ऐसा क्या भरोसा है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आप देखिए कि उन्हें लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है। लोगों को दर्द देने में उनको कोई परेशानी नहीं है। ऐसे पहले सरकारों में नहीं होता था। पहले सरकारें डरती थी क्योंकि लोग सोचते थे कि लोग गुस्सा हो जाएंगे तो फिर वोटिंग पे इफेक्ट होगा। बीजेपी को डर नहीं लगता है क्योंकि उनके वोट्स डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होते नहीं है। ये मेरा आरोप है और आपका, मेरा और कई लोगों का, यानी इस देश में कई लोगों ने बोल चुके हैं, बीजेपी के लोग भी बोल चुके हैं। तो ये अगर हम लोग नहीं करते तो ऐसी यात्रा निकाले और कांग्रेस को पूरा बहुमत के लिए लोग उनके साथ भी जाए, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। एक पहली बात। दूसरी बात है, ये राम मंदिर जो है उसकी काट, अगर आप बोल रही हैं, तो राम मंदिर अपने आप में ही एक काट है बीजेपी के लिए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि राम मंदिर किसी भी धर्म में अपनी जो आस्था है या अपना धार्मिक जो स्थल है, यानी मंदिर मस्जिद कुछ भी, तो वो उस जगह नहीं बनाते जिसके जहां पर किसी और की आस्था है उसको गिराया गया, यानी बाबरी मस्जिद को गिराया गया और मंदिर बनाया गया। पहली बात, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन बात यह है कि आप 1000 साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो उससे पहले, मैं कहता हूं 5000 साल पहले पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध का स्तूप था, बुद्ध के विहार थे वहां पर, वो गिराए थे और उसके ऊपर वो मंदिर बनाया था। अगर मंदिर बना भी था तो फिर वो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। पीछे जाना है तो पूरा ही पीछे जाते हैं। तो आदिकाल में वहां पर गुफाएं थी, तो आदमी को मानव को पूरी अभी आधुनिक रहना नहीं चाहिए, फिर तो वैसे ही रहना चाहिए। पीछे जाने की बात है मध्य युग की तरह वो इसका पूरा हिंदुस्तान साथ नहीं देता, ना पूरे हिंदू साथ देते। पहली बात तो ये है कि बीजेपी या आरएसएस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है। बीजेपी और आरएसएस कट्टरपंथियों की प्रतिनिधि है, जिसे कोई धर्म का नाम सिर्फ लेबल है हिंदू। किसी भी धर्म में जो कट्टरपंथी होते हैं उनके जैसे एक कट्टरपंथी ये लोग भी है, और इनको भी वही सजा है जो अन्य कट्टरपंथियों को मिलती है। एक बात। दूसरी बात, शंकराचार्य, यानी मैं शंकराचार्य वगैरह कुछ मानता नहीं हूँ, पीठ वीठ कुछ मन मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो हिंदू आस्था रखते हैं शंकराचार्य पीठ, ये इन बातों पर, तो चारों शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये जिस तरह से, और आपको मैं बता दूं कि हिंदू टेम्पल जो बनता है वो पूरा टेम्पल बनने से पहले भगवान की प्रतिष्ठापना नहीं की जाती। अगर ऐसा किया जाए तो वो ब्लास्फेमी, वो एक अधार्मिक कृत्य माना जाता है। वही शंकराचार्य कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तो ये एक बात हो गई, और शंकराचार्य ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा भी ये लोगों के हाथ से उन लोगों के हाथ से करनी चाहिए जो सन्यासी है, ना कि योगी और मोदी के हाथ से। यानी भले वो कोई और किसी को बैठा दे, लेकिन वो जो आगे रहेंगे वो धर्म की मान्यता नहीं है उसको, यानी जो प्रस्तावित धर्म है, मैं उसको नहीं मानता, ये ना ही उसी को मानता, लेकिन मैं बता रहा हूं। तीसरी बात, इन्होंने उसका काट निकाली कि वो ये शैव संप्रदाय का नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का है। और ये बोल कौन रहा है? चंपत राय जी। चंपत राय जी रामानंद संप्रदाय से क्या संबंध रखते हैं? उनका कोई संबंध नहीं। तो ये फरेब है, पूरा जालसाजी है, और ये चुनाव राम मंदिर है, तो चुनाव के लिए किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का एक थोड़ा हिस्सा छोड़कर, या फिर पूरे देश में थोड़ा कहीं जहां बीजेपी का या आरएसएस का प्रभाव हो, और इनके केडर जो नीचे तक लाइट्स देना, मेरी बिल्डिंग में भी आए थे वो चावल और फोटो और लाइट देकर,
हम लोगों ने उनको निकाल दिया, लेकिन कई लोग हैं निकाल दिया, मैंने अकेले नहीं। तो बात यह है कि उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो सपोर्ट मिलेगा आपको तो शंकराचार्य के स्टैंड के बाद और कम हो जाएगा। जी। ये कोई धार्मिक हम्म। धार्मिक मुद्दा है। तो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो है, वो पूरी तरह से राजनीतिक है। वैसे राम मंदिर का उद्घाटन भी पूरी तरह से राजनीतिक है, उससे राम का ना संबंध, कोई राम का संबंध नहीं है। कम से कम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का कोई संबंध है, यहाँ तो जनता का भी कोई संबंध नहीं। क्योंकि कल अगर कोविड जैसे कोई बीमारी आ जाती है तो क्या राम मंदिर में एडमिट करेंगे लोगों को? तो जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने और आपने देखा, ऑक्सीजन के लिए जो किल्लत हुई थी और जो जिस तरह से लोग मर रहे थे, तब कोई आया नहीं आगे। वो प्रधानमंत्री मुझे फॉलो करते हैं, ऐसे ट्विटर पे लिखते हैं, वो लड़के भेज रहे थे कि मेरी मां बीमार है, प्रधानमंत्री जी सहायता करें, तो उनको कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास लेके ऑक्सीजन के डब्बे दे रहे थे। तो खैर ये सारी बातें हैं, इस पर हमें देखना चाहिए। लेकिन मुझे राजू जी, मेरा सवाल लेकिन ये है इसके साथ जुड़ा हुआ कि हमने भारत जोड़ो यात्रा जब देखी तो हमने देखा एक बड़ा बदलाव आया। एक बड़ा बदलाव था कि लोगों को शायद उम्मीद नहीं थी कि आज के वक्त में कोई एक नेता 4000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से सीधा संवाद करके उनके साथ उनके जैसा बनके उनसे बात करेगा, उनकी व्यथाओं को सुनेगा और उनके साथ ना सिर्फ हमदर्दी दिखाएगा बल्कि उनको एक तरह का विश्वास दिलाएगा कि उनकी जो परेशानियां हैं वो उसकी परेशानियां हैं और वो उसको दूर करने के लिए तमाम कदम उठाएंगे। और इस विश्वास का नतीजा ये हुआ जो लोगों ने दिखाया कि कर्नाटक और हिमाचल जैसी जीत कांग्रेस को मिली। राहुल गांधी की इमेज पूरी तरीके से एक तरह से बदल गई। जो बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, वो तो नहीं बन पाए, बल्कि एक अलग तरीके से एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी इमेज जरूर बनी। आपको क्यों नहीं लगता कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या क्यों लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो उसी तरह का कोई बदलाव ला सकती है? क्या आपको नहीं लगता अगर 2 जीत तब मिल सकती हैं तो ये यात्रा तो उससे भी कहीं बड़ी है, इसका मकसद उससे भी और बड़ा है। ये तो पूरी राजनीतिक यात्रा है, तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को ये राजनीतिक फायदा नहीं देगी? देखिए, राजनीतिक फायदा देगी, लेकिन वोट में बदलाव जो है वो ईवीएम के होते हुए इतने बड़े पैमाने पर नहीं होंगे। लेकिन कम से कम सेंटर में तो बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि एक तो उन्हें पेगासस जिस देश से लाए जाते हैं उस देश की जो सत्ता में है उनकी पूरी मदद है, और वीडियो आ चुके हैं कि पूरी इलेक्शन रिग करने में उनकी महारत कितनी बड़ी है दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ये एक बात आप समझिए स्पष्ट रूप से। दूसरी बात यह है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आप में एक सफल रहेगी और राहुल गांधी जी के लिए वो बहुत कामयाब रहेगी और लोगों के लिए भी बहुत उत्साहजनक रहेगी, और ये बात है कि भारत में एक नई चेतना आएगी। लेकिन बाद में जो इलेक्शन आएंगे उसमें अगर ईवीएम काम करेगी तो देखिए, आपने जो कहा, मैं एक आपको बताना चाहता हूं, ये बात बहुत लोग पूछते रहते हैं और ये मैं यहां पर वो करता हूं। जैसे कि एनिग्मा नाम की जो एक कोड लैंग्वेज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की, वो कोड लैंग्वेज यूज करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक, यानी पूरी लुफ्तवाफ्fe से लेके पूरा जो जर्मन सेना थी, तो उसको ब्रेक किया यूके ने, इंग्लैंड ने। लेकिन ब्रेक करने के बाद भी वो पहले से प्लान बना के उनकी जो भी योजना है उसको ध्वस्त कर देते थे। लेकिन उन्होंने क्या रेशो रखा था, ऐसी चीजों के लिए रेशो रखना चाहिए। उन्होंने 70% से 60 से 40 या 70 से 30 ऐसा रेशो रखा था, यानी 30 जो कोड डिकोड होते थे उसको छोड़ देते थे वो, ताकि हिटलर को पता नहीं चले कि एनिग्मा पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। वो इस भ्रम में रहे कि एनिग्मा चल रहा है, और इसी भ्रम में अगर वो 100% यूज करते तो 2 साल पहले युद्ध खत्म हो जाता। ये बात आप समझिए। तो अब ये कांग्रेस की जीत रही। अब मैं इस बात पे आता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जहां जीतती है वहां उन्हें अभी कोई काम नहीं है बीजेपी को? जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जीतना एकदम तय था, लेकिन नहीं जीत पाई क्योंकि हसदेव के जंगल चाहिए थे अडानी को। लेकिन हिमाचल में देखिए, हिमाचल में और आप समझिए कि 18,500 वोट ज्यादा मिलते बीजेपी को, तो हिमाचल बीजेपी के पास जाता, क्योंकि 36,000 वोटों की फर्क है पूरा में। और वैसे भी देखा जाए तो आप प्रिसीजन देखिए, एक मशीन ही कर सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पैटर्न देखिए, उसमें 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले टोटल बीजेपी से।
तो यात्रा का असर तो है, लेकिन नंबर्स ऑफ सीट्स देखिए, वो प्रिसीजन से मायावती जी की और अन्य की वोट्स इस तरह से चेंज किए गए कि सीट्स ज्यादा मिले, भले वोट्स कांग्रेस को मिले। अब नेचुरल जो जीत है यानी कर्नाटक की वो जीत थी, तो उन्हें एनिग्मा पैटर्न में छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये जाने दीजिए सही। क्योंकि सेंटर में जब देखिए ये बात, इसी बात से विरोधी पार्टियां ट्रैप हो चुकी है। सेंटर में जब बीजेपी सत्ता में आएगी तब आप ये नहीं कह सकोगे कि आप बाद में नहीं कह सकते, कह सके कि अभी दिग्विजय सिंह साहब है, कमलनाथ है, उन्होंने बाद में कहना शुरू कर दिया। बाद में आप नहीं कह सकते, आपने रूल मान के खेलना शुरू कर दिया, वो रूल आपके ऊपर वो है, आप पहले उन रूल पे आक्षेप करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ईवीएम का मुद्दा लेकर भी चले, ये कहे कि बैलेट बॉक्स ही चाहिए, ईवीएम नहीं तो विरोधी पक्ष बहिष्कार करेंगे, तब जाके उसकी 100% कामयाबी की मैं गारंटी देता हूं। तब तक मैं उसकी गारंटी वोटों में यानी सरकार तख्त बदलने में, ताज बदलने में वो कामयाब होगी या मैं नहीं कह सकता। तो आपको ये लगता है कि अगर अभी सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर कोई भारी है, तो वो ईवीएम है। जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, आप न्याय यात्रा करिए या इंडिया गठबंधन जैसा आप गठबंधन बना लीजिए, या और आप तमाम मुद्दों को उठाइए, आप सड़कों पर निकलिए, आप कुर्बानी दीजिए, आप चाहे कुछ भी करिए, आप चाहे एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड भी लीजिए जो अभी लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने जा रहा है अगर ईवीएम है और इसी तरह से बीजेपी को कामयाबी मिलती रहेगी। वो 404 पार की बात करिए तो ऐसे तो वो 500 पार की भी बात का नारा दे सकती है। वही बात, वही टेक्निक है। फिर से वो चाहते हैं तो 543 सारे सीट जीत सकते हैं, फिर शक हो जाएगा ना। तो 404 जो राजीव गांधी का रिकॉर्ड है जो बैलेट बॉक्स से आया है, उसको तोड़ देंगे वो। 405, 406, 407 कुछ भी नंबर ला सकते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस है। और देखिए आपने जो भी आंदोलन हुए, आपने देखिए सीए एनआरसी आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, इतने सारे आंदोलन हुए हमारे देश में, इतने आंदोलन हुए, लोग, अभी ड्राइवर लोगों ने आंदोलन किया, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज का बड़ा कोई हिस्सा रहा नहीं, ना कांग्रेस का भी रहा। सीएनआरसी में क्या था, केजरीवाल ने तो पूरा नजरअंदाज कर दिया, नाम तक नहीं लिया। लोग जेल में गए, आज भी कई लोग युवक जेल में है उसके लिए। बात यह है कि लोग लड़े और किसान आंदोलन और ड्राइवर आंदोलन में लोग जीते, वो भी विपक्ष नहीं जीता। रास्ते पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने में विपक्ष नाकामयाब रहा। इतना ही नहीं, जिन्होंने रास्ते पर आंदोलन खड़ा किया उनके साथ खड़ा रहने में भी विपक्ष नाकामयाब रहा, ये मैं मानता हूं। कांग्रेस की बात यह है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो एक रास्ते से जाएगी, जिस रास्ते से वो गुजरेगी वहां पर एक चेतना आएगी, जनता में चेतना आएगी, लहर आएगी, ये सब मैं मानता हूं आपकी बात, और उस यात्रा के पक्ष में हूं मैं। लेकिन दो चीजों का सवाल, अहम चीजों का सवाल मुझे है और वो मुझे चाहिए। एक, इमीडिएट इलेक्शन आ रहे हैं तो बूथ मैनेजमेंट से लेके सारी चीजें जो नीचे करनी पड़ती है वो कांग्रेस कैसे करेगी, क्योंकि सारी मशीनरी कांग्रेस की यात्रा में लगेगी, एक बात। और दूसरी बात, वो सब करने के बावजूद भी ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो मैं विश्वास ही नहीं करता कि मैं जिसको वोट देता हूं उसको वोट मिलेगा, तो बात ही खत्म है। तो फिर राहुल गांधी द मोस्ट पॉपुलर लीडर, आज भी देखिए यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर मोदी जी के दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो देखने वाले दर्शक है वो राहुल गांधी के उनसे कई गुना ज्यादा होते हैं। उनकी यूट्यूब पे आप देखिए 1000-2000 से ज्यादा प्रधानमंत्री का वीडियो कोई देखते नहीं है। आपने देखा, देखिए आप जाके यूट्यूब पे उनको। तो ये क्लियर कट साइन है, एक छोटा सा सैंपल लेके आप देखिए कि ये क्लियर कट साइन है कि पॉपुलैरिटी के मिथ है उनकी, ये एक मिथक है उनकी लोकप्रियता का, जो परसेप्शन बनाया गया है पीआर कंपनी द्वारा। वो इतने पॉपुलर नहीं जितने माने जाते हैं। 3% लोग हार्डली भारत के उनके पीछे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, आप सेल्फी पॉइंट में प्रधानमंत्री का जो फोटो लगी है उसके बाजू में अन्य राहुल गांधी की फोटो लगाइए, अन्य नेताओं की लगाइए, और फिर देखिए कौन से किसके साथ ज्यादा सेल्फी निकाली जाती है। तो ये परसेप्ट, लेकिन हम जनता, हम और आप हार क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे वोट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो राम मंदिर के माध्यम से इवेंट इतना बड़ा करेंगे कि लगेगा कि लहर आई है, वो लहर नहीं है एक्चुअली। मैं जानता हूं कि बीइंग अ ब्राह्मण, मेरे ब्राह्मण सर्कल में, हिंदुओं में, ये राम मंदिर के प्रति कितने, मैं
20 से 30% लोग ही उनके बहकावे में आ चुके हैं, बाकी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ या अन्य वो देखता हूँ जो आप नहीं देखती, मैं देखता हूँ क्योंकि वो ग्रुप मेरे फैमिलीज के हैं, फ्रेंड्स के हैं, वो वहां पर देख रहा हूँ। दूसरी बात, पहले जो थे वो निराश हो गए हैं, वो वापस आ चुके हैं। सुबह का भूला शाम को वापस आ चुका है। तो दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि अब शंकराचार्य का विरोध होने के बाद कांग्रेस की जो भूमिका है कि ये मंदिर की, हम राम का आदर करते हैं लेकिन हम ये मंदिर में नहीं आ सकते, इस भूमिका को एक नैतिक बल भी मिला है धार्मिक रूप से। तो बीजेपी ये नहीं कह सकती, इसलिए लगता है आडवाणी जी को लाया जा रहा है, क्योंकि एक हमेशा जैसे कि चुनाव जीतने लगे तो मोदी जी के फोटो दिखते हैं, चुनाव हारने लगे तो नड्डा जी के दिखते हैं, वैसे अब लगता है कि धर्माचार्य ने विरोध किया तो फिर एक बलि का बकरा चाहिए, तो शायद वो आडवाणी हो सकते हैं आगे जाकर। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है राम मंदिर को लेकर और उसके वहां उस कार्यक्रम में न जाने को लेकर, क्या इसका सियासी फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या आपको लगता है? क्या ये एक वैचारिक क्लैरिटी है? क्या आप इसको एक सियासी साहसी कदम क्या आप इसको मानते हैं कि एक एक ब्रेव स्टेप है ऐसे वक्त में, जब पूरी सियासत ही मेजोरिटेरिज्म के आसपास ही घूम रही हो, ऐसे में एक स्टैंड लेना और इस बात को कहना, चाहे उसको एक अलग ओढ़नी उड़ाई हो, लेकिन कम से कम उसमें दबे अल्फाज में एक कम से कम एक बात जरूर कही गई है कांग्रेस की तरफ से। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले से ही जोर शोर से ये लिखा है और मैंने कहा है, और जितने कांग्रेस से उनसे मैंने जो बात की है वो कहा कि देखिए, हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब आप हार्ड फैसिज्म और सॉफ्ट फैसिज्म की बात कर रहे हो। तो क्या आप सॉफ्ट फैसिज्म के पक्ष में हो? तो आप सॉफ्ट फैसिज्म, कोई भी धर्म के प्रति सॉफ्टनेस या हार्डनेस आप राजनीति में लाते हो, तब वो बात आप मुद्दों से भटक गए हो, या एक सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता से भटक गए हो, इसका मतलब है। ये एक ऐसी वैचारिक लड़ाई है और भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है कि इस लड़ाई में क्लियर यानी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी अगर बहुसंख्यकवाद हिंदुओं का और कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है और उसके बल पे वो चाहते हैं कि मसल पावर और मनी पावर अडानी की इससे जीते इलेक्शन और फिर टेक्नोलॉजी ईवीएम की, तो आपको ये स्टैंड क्लियर रखना चाहिए, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम सर्वधर्म समभाव से ही रहेंगे। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, गांधी जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, आई एम प्राउड हिंदू ऐसा वो भी कहते थे। आपने कभी किसी मूर्ति या आइडॉल के सामने उनको पूजा करते हुए देखा है? कोई फोटो है उनकी? वो प्रार्थना करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो सब चलता था, लेकिन उन्होंने कोई आइडॉल के सामने कभी पूजा किया ऐसी एक गांधी जी की आप मुझे फोटो दिखाओ। प्राउड हिंदू वो है जो सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म को मानता है, बहुसंख्यकवाद, जो आपका धर्म है आपके घर में रखो। अब बात यह है कि 70 सालों में धीरे धीरे हम गांधी जी को भूल गए, संविधान भूल गए, और 26 जनवरी को ही, यानी जो रिपब्लिक डे होता है उसी दिन सोसाइटीज में या लोगों के घरों में सत्यनारायण की पूजा करने लगे, ऑफिस में। यहां पर गड़बड़ हो गई और वो धीरे धीरे पगडंडियां पहले बनी और अब इन्होंने हाईवेज बनाए उसको। ये हाईवेज पूरी तरह से ध्वस्त कर देने चाहिए और कांग्रेस ने ये सही कदम लिया है। मैंने पहले से कहा था कि अगर आप राम मंदिर जाते हो तो मुझे बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। मुझे अगर कांग्रेस जाती नहीं है राम मंदिर, क्योंकि ये राम मंदिर है ही नहीं, वहां राम नहीं बसते, दूसरे धर्म के धर्मस्थल तोड़कर वहां पर बनाई गई किसी भी बिल्डिंग में या इमारत में कोई भी भगवान किसी भी धर्म का नहीं बसता। ये मानव की कल्पना है, यानी एक्चुअली ये दानव की कल्पना है। तो ये कल्पना जो है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। ये फैसिज्म है और कांग्रेस ने अच्छा उसको इनकार कर दिया। और क्या आपको लगता है जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो हमने देखा कर्नाटका में, देखा तेलंगाना में, देखा हिमाचल में, हालांकि बहुत कम है, लेकिन जहां कहीं भी है उसका जो झुकाव है, वो अभी खासतौर पर जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, उसकी तरफ जो है पूरी तरीके से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुसलमानों ने एक तरह से एक दिल बनाया है कि वो कांग्रेस की तरफ
कम से कम 2024 के लिए वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेशनल पार्टी वही है। हालांकि राज्यों में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट किया है। अब ये जो फैसला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं, इसके कार्यक्रम में नहीं जाने का, क्या ये आपको लगता है कि मुसलमानों को भी एक तरह का एक कॉन्फिडेंस देगा? क्योंकि भले ही मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया हो, जो बाबरी मस्जिद को लेकर था, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके उनके दिल में एक तरह की एक खलिश जरूर है। तो ये सब कांग्रेस के जो स्टेप उन्होंने उठाया है, क्या इससे वो पाटने का काम होगा? क्या वो कॉन्फिडेंस मुसलमानों का और बढ़ेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे दो बातें कहनी है बुशरा जी यहाँ पर। मैं हमेशा ये 9.5 साल मोदी राज में मैंने ये बात देखी है कि मुसलमान अपने बहुसंख्यकवाद की जो यानी आतंक की छवि है, उसे बेवजह डर रहा है। क्योंकि वो अपने आप को सिकुड़ता जा रहा है, वो अपने आप को नैरो डाउन करते जा रहा है। आप यानी ठीक है, आपकी आपकी ये समझे होली है तो मैं ठीक है, हम लोग ईद कल मनाते हैं, ये है तो फिर हम परसों मनाते हैं। ये क्या है? जितना ये देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। हम लोग सिटीजन है इस देश के। पहली बात, ये मुसलमान खुद समझना चाहिए कि उनको उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। वो आक्रामकता, वो देखिए, एक ऑर्गेनाइज होना, एक एडुकेट होना और एक एजिटेट होना, ये बात मुसलमानों ने 9.5 साल में इतने जोर शोर से नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। इसलिए उनकी स्पेस कम होती गई, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदायी बात है। अब रही बात, वो कांग्रेस को मिलकर वोट देंगे क्या? सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए इतना काफी नहीं है कि वो राम मंदिर की उद्घाटन में नहीं। एक तो आप समझिए कि राम मंदिर जो हो रहा है वो ना मोदी कर रहे हैं ना बीजेपी कर रही है। वो तो ब्लैकमेलिंग पे आधार पर राम मंदिर हो रहा है। जिस पीठ यानी गोगोई पीठ के सामने राम मंदिर का प्रस्ताव था, उस पीठ का निर्णय आप देखिए, पूरा रिजल्ट आप पढ़िए, तो उसमें यह है कि बाबरी का ढांचा गिरना एक बड़ा गुनाह है, क्राइम है। उसमें क्रिमिनल कौन है? कोई नहीं है। इसका मतलब क्या बाबरी ने खुदकुशी की? बात खत्म। तो ये बात ही अपने विवादास्पद है। और जो स्टैन स्वामी को आप स्ट्रॉ देने में या उमर खलीद को बेल देने में, ये आपको ज्यूरिसडिक्शन में आता नहीं है, ये आपको समझ में आता है। तो राम कहां जन्मा था, ये ज्यूरिसडिक्शन में कैसे सुप्रीम कोर्ट के आने लगा? तो जो चीफ जस्टिस जिसपे यौन शोषण का आरोप था, खुद ही के पीठ के सामने उन्होंने वो यौन शोषण का आरोप सुना और खुद ही को बरी किया उस आरोप से। उसने उसके पूरे खंडपीठ ने ये दिया, और इनको गिल्ट है क्योंकि नीचे किसी का सिग्नेचर या नाम नहीं है। देखिए, राम मंदिर बनाने का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके नीचे नाम लिखते हैं ना जो पीठ है, यानी जैसे उसमें थे आज के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी थे, गोगोई साहब थे, सबने नाम लिखने चाहिए थे, किसी ने नाम नहीं लिखे। तो उनको वो गिल्ट है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतिहास में ये धब्बा अपने नाम पे रहे। तो बात ये समझिए कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कांग्रेस का ना जाना पॉलिटिकली करेक्ट है ही, नैतिक से भी सही है। और राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही। राम मंदिर एक ब्लैकमेलिंग के तरीके से वहां तक आ गया है, और वो उसके लिए जो पहले तो बाबरी के गिराने के लिए कौन कन्विक्ट है, वो उनके सामने लाओ, उनको पहले सजा होनी चाहिए, फिर बाद में वो राम मंदिर कहते। और राम वहां पैदा हुए थे, इसके सबूत कहाँ मिले इनको? सुप्रीम कोर्ट को, गोगोई जहां आपको कहाँ मिले? उनको तो सांसद बनाया गया, उनको राज्यसभा में कुर्सी मिली, राम मंदिर का कोई पूरा वो नहीं मिला सबूत। तो ये क्विड प्रो क्यो का भी मामला है। तो ये मामला बड़ा संगीन और गंभीर है, और इसके प्रति मुसलमानों ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया कि मैं भी भारत का नागरिक हूं, इस मिट्टी में अब मेरा भी खून शामिल है, तो मुझे मेरी स्पेस चाहिए। ये बात जब तक मुस्लिम अपनी हिम्मत से उठाएंगे नहीं और बात नहीं करेंगे, तब तक ये लिंचिंग, ये राम मंदिर का हवा, ये बहुसंख्यकवाद का आतंकवाद, ये सारी चीजें उनके वो आएगी। CA-NRC में बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल नहीं हुई, यह सपोर्ट मुंह से भी नहीं दिया, ट्वीट भी नहीं डाला किसी ने। ये बात क्या एक निरपेक्ष देश के लिए शोभा देता है? तो मैं ये समझता हूं कि अगर मुसलमानों ने ये बना लिया है कि कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस ही है जो पूरी पैन इंडियन पार्टी है और वो सपोर्ट करती है मुसलमानों के हित को, तो कांग्रेस सबके हित को सपोर्ट करती है, उसमें मुसलमान भी आते हैं। लेकिन मुसलमानों को हमेशा ये कहना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो जैसे
हिंदू के साथ या जैन के साथ, अब अदानी जैन है तो एक जैन के साथ और या एक सिख के साथ व्यवहार जैसे किया जाता है वैसे ही हमारे साथ करो, यही ईसाई लोगों को भी कहना चाहिए। अब ग्राहम स्टेन्स जो था उनको जलाया गया, उनके बीवी को जलाया गया, उनके बच्चों को जलाया गया, उनका आरोपी था सारंगी, उनको मंत्रिमंडल में लिया था मोदी जी ने। तो ईसाइयों को भी खड़ा रह के कहना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी भी है, यहां हम भी रहते हैं। तो ये बातें नहीं हुई, इसलिए नोटबंदी से लेके धीरे धीरे कहते कहते सीए एनआरसी से लेके अब राम मंदिर जैसे कि ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई बड़ा विजय मिला है। और देखिए ये राम मंदिर ऐसा है कि आप बुरा मत मानिए लेकिन ये लड़ाई अब्दुल पंक्चर वाला टाइट करने वालों में और अब्दुल पंक्चर वालों को टाइट ना करने वालों में से थी, और वो अब्दुल पंक्चर वालों का टाइट करने वालों ने जीत ली है। इस तरह से इस राम मंदिर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये सबसे गलत है। और ये सारी बातें जो पिछली मैंने पूरी बताई वो कड़ी है जहां राम नहीं बच सकते। राम का पूरा चरित्र सत्ता त्याग का इतिहास है। राम एक कथा है जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तुलसीदास रामायण ने, क्या आप पढ़िए कि हर कदम पे उन्होंने त्याग किया है। ये सत्ता को चिपके नहीं रहे, वो सत्ता त्याग करके वनवास में चले गए जब बारी आई, जब सब चाहते थे। उनके विरोधी दल यानी वो उनका भारत विरोधी दल था, वो चाहता था। जनता यानी बाहर रो रहे थे लोग, यानी जनता भी 543 उनको वोट मिल चुके थे। दशरथ खुद उनके पिता, पहले वाली सरकार, वो भी चाहते थे। फिर भी राम ने अपने पिता के वचन के लिए सत्ता त्याग किया। राम सत्ता त्याग का प्रतीक है, सत्ता को चिपके रहने का नहीं। तो ये राम मंदिर में राम बसते हैं, इस पर मेरा विश्वास ही नहीं ना आपका होना चाहिए या कांग्रेस का होना चाहिए, हिंदुस्तान का होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल राजू जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इंडिया गठबंधन बना तो लोगों को बहुत उम्मीद आई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जीत मिली 2 राज्यों में, उसके बाद इन जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनको एक कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद ये इंडिया गठबंधन बना। सीटों के बंटवारे को लेकर, उसके फॉर्मूले को लेकर लगातार जो है वो बात हो रही है, और लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा है, एक अलग तरीके के फॉर्मूले पर बात होती हुई नजर आ रही है। अगर ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और एक सीट पर एक ही कैंडिडेट ये तमाम पार्टियां अगर उतारती हैं, तब भी आपको लगता है कि ईवीएम का बहुत बड़ा रोल होगा? तब भी आपको लगता है कि जीत हासिल कर पाना इस इंडिया गठबंधन के लिए, अगर इनमें सब कुछ ठीक चलता है, तब भी मुमकिन नहीं हो पाएगा? तब भी आपको डाउट्स हैं? बुशरा जी, मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर ये इंडिया गठबंधन ना हो, हाँ, और बैलेट बॉक्स से इलेक्शन लिया जाए, तो भी विपक्ष का सरकार आ जाएगी, तो भी बीजेपी हार जाएगी और बाद में गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन बने और उसके बाद भी ईवीएम से वो रहता है और एक को एक अगर वो उम्मीदवार देते तो भी ये हार जाएंगे और बीजेपी अपना विजय लक्ष्य प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। जो सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ पेगासस लगा सकती है, वो सरकार क्या इतनी साध्य साधन सुचिता रखती है कि इलेक्शन हाथ में आए हुए मशीन को एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट और अच्छी तरह से रखे, जबकि एआई का जमाना आ चुका है? नहीं। तो हमें अपनी लक्ष्य के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। एक 1 to 1 एक उम्मीदवार देना एक लड़ाई का हिस्सा है, कंपोनेंट है, लेकिन ईवीएम को हटाना भी एक कंपोनेंट है। दोनों में से एक भी कंपोनेंट इधर उधर हो जाता है तो पूरी लड़ाई हार जाते हैं। मैं अगर सेनापति हूं तो इसी तरह सोचूंगा। जी, तो आपको लगता है इन तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईवीएम है? आप तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस आंदोलन में और तमाम विपक्षी पार्टियां, माना कि वो इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रही हैं लेकिन वो नहीं दे रहा, चिट्ठी लिखी जा रही है लेकिन जवाब नहीं, लेकिन इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होगा अगर यही तमाम विपक्षी पार्टियां या सिर्फ कांग्रेस भी, अगर इनके कुछ लोग, कुछ 100 लोग भी अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर अगर वहां धरना देते, एक देशव्यापी इसको लेकर आंदोलन करते, तो ये ज्यादा बेहतर होता। क्या आपको लगता है अभी जो कुछ किया जा रहा है वो खानापूर्ति ज्यादा है? क्योंकि कोई भी चीज में बदलाव लाने के लिए, खासतौर पर लोकतांत्रिक निजाम में, आपको आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ता है। अभी आप ये देखिए कि ट्रक ड्राइवर्स का हमने देखा 3 दिन में सरकार को झुकना पड़ा, सीए एनआरसी में भी हमने देखा, किसान आंदोलन में भी हमने देखा, या पहलवान बेटियों को भी हमने देखा। ये कुर्बानी मांगते हैं आंदोलन, लेकिन उनके नतीजे ज्यादातर हमने देखा है कि वो फेवर में ही आते हैं। तो अभी वक्त कम है, लेकिन अगर अभी भी इसकी शुरुआत की जाए तो क्या कोई बदलाव की उम्मीद आप देखते हैं?
मैं ये चाहता हूं, यानी मैं ये मानता हूं कि देखिए किसान 700 शहादत हुई किसानों की, 700 किसानों की। जेएनयू में जो आंदोलन हुआ, जिस तरह से बच्चों को बर्ताव उनके साथ किया गया, वो आपको तो मालूम है। सीए एनआरसी में तो बहुत बाद में कोविड आया, लेकिन बहुत डट कर लड़ा गया है वो आंदोलन, वो इतिहास में कायम रहेगा। उसके ऊपर एक मेरे पास किताब भी है, और भी किताबें लिखी जाएगी, और खुद मैं लिखना चाहता हूं उस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये मैं बताता हूं, विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा है, उनको लग रहा है कि लेटर लिखने से रिकॉर्ड रह जाएगा। यानी 100 साल बाद हिस्टोरियन कोई लिखने के लिए बैठे तो पता चलेगा कि विपक्ष ने एक लेटर लिखा था। कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ये जनसैलाब जो है वो रास्ते पे जब तक नहीं उतरता, एक आंसुओं का समुंदर नहीं बनता, तब तक ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को जगाया नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं सत्ता पक्ष के, एक बात। दूसरी बात है, ये आंदोलन 100 लोगों को लेकर क्यों? मेरा आपको मालूम है ना, जर्मनी में एक वोटर के लिए पूरे न्यायालय ने फैसला बदल दिया था और बैलेट बॉक्स चलाया था। तो मेरा और आपका एक वोट मुझे नहीं मालूम कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सरकार का और ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि ये बदल दे प्रक्रिया को। तो ये इसको लेकर बड़ा जन आंदोलन होना, घेराव होना, और तब तक बहिष्कार करना इलेक्शन का जब तक ये बैलेट बॉक्स पे नहीं आता, क्योंकि लोगों ने नहीं मांगा था ईवीएम, तो लोगों पे थोपा गया है ये। और जो ज्यादातर बनाता है जापान ईवीएम, वो खुद बैलेट बॉक्स पे इलेक्शन कराता है। तो बात यह है कि ये आंदोलन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये क्या करते हैं, काली फीत बांधकर गांधी जी के राजघाट पे जाके खड़े रहते हैं। अरे भाई, लाइफ में, अपने जीवन में गांधी जी ने जो शिक्षा दिया हमें, गांधी जी कभी काली फीत बांध के गोपाल कृष्ण गोखले के स्मृति स्थल खड़े रहे थे क्या? उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो चंपारण में गए, वो साबरमती में गए, वो नमक का सत्याग्रह किया। उन्होंने चले जाओ के लिए गोवालिया टैंक पे सभा ली। हजारों लाखों लोग अपनी कुर्बानियां दे चुके और फिर अपने आजादी मिली। तो आजादी के लिए हमेशा आपको रास्ते पर लड़ना पड़ता है। और विपक्ष को लगता है कि हम लोग टाइपराइटर लेके अच्छे इंग्लिश में या अच्छे हिंदी में टाइप करके इलेक्शन कमीशन को लेटर 6 महीना एक भेजते रहें, या ट्विटर पे वो फिर से डाले तो जनता जागरूक होगी। कुछ नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए, बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए, और बहिष्कार करते वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये मोदी सरकार नहीं करना चाहती, इसलिए विपक्ष रास्ते पे है। और फिर इनको इस दबाव में, जैसे कि किसानों के आंदोलन में हुआ था, इस दबाव में इनको बैलेट बॉक्स लाना चाहिए। बैलेट बॉक्स आने के बाद भले हेरफेर, मुझे मालूम है कि बूथ कैप्चरिंग वो होता है, लेकिन उसमें प्रिसीजन नहीं होता है, इसलिए वो आप इंदिरा जी भी हार गई थी क्योंकि वो नहीं होता। तो वो बैलेट बॉक्स आने के बाद आप अलग अलग लड़िए या इकट्ठा लड़िए इंडिया गठबंधन, बीजेपी की हार सुनिश्चित है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। ये राम मंदिर को लेकर जो पूरा ये इवेंट हो रहा है और इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब तो मोदी आने वाले हैं, और अब तो मतलब एक तरह से उन्हें अजय दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार मीडिया के जरिए की जा रही है। 404 पार का नारा दिया जा रहा है, 50% से ज्यादा वोट की बात अमित शाह टारगेट जो है वो दे रहे हैं, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लगभग देश का हर वर्ग परेशान है, युवा से लेकर किसान से लेकर महिलाओं से लेकर हर कोई, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर मुद्दों के अंबार हैं विपक्ष के लिए और लोगों के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया के जरिए जो एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा, एक बबल जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के सहारे ये बबल क्रिएट करने में बीजेपी कामयाब रहेगी? और दूसरा, ये सिर्फ एक तरह का एक खड़ा किया हुआ एक आडंबर है, असल में राम मंदिर अब कोई उस तरह का मुद्दा नहीं है कि एक लहर के साथ मोदी को वोट मिले और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आए। देखिए, 100-150 पीआर कंपनियां लगी होगी कि राम मंदिर का आडंबर बनाया जाए। राम मंदिर का इवेंट है ये। मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता सारी दुनिया में। उनका लोहा मैं मानता हूं इस मामले में, लेकिन देश चलाना इवेंट नहीं है। हाँ, तो जो हमारी नाकामयाबी है हंगर इंडेक्स से लेके हैप्पीनेस इंडेक्स तक, और जीडीपी जितना अपनी हमारे ऊपर लोन है 205 लाख करोड़ रुपए का, ये आप इवेंट से हैंडल नहीं कर। है कि एक तो राम उस मंदिर में बसते ही नहीं है, ना बसेंगे, क्योंकि जहां खून बहा है लोगों का, धर्म स्थल को गिराया, वहां राम नहीं बसते, या दुनिया का कोई भगवान नहीं बसता। राम हो, अल्लाह हो, कोई हो, जीसस हो, ये मूलतः ये है, इस बात के प्रतीक है कि वो
अमन, शांति और भाईचारा हमेशा चाहते हैं। हमें उन्हें, चले धर्म को हम छोड़ ही देते हैं, वो मध्य युग की बात हो गई। आज के तारीख में एक हिंदुस्तान 70 साल से बना बनाया अच्छा हिंदुस्तान है, उसमें हम लोग एक साथ हैं, हम भाईचारे से रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में किसी ईसाई या किसी मुसलमान ने मेरा कोई नुकसान किया है, हुआ तो फायदा ही हुआ है। मेरे इतने करीबी दोस्त है कि मैं कभी भी उनके सहारे मैं कुछ भी घर छोड़कर जा सकता हूँ। तो मैंने कई सभाओं में पूछा है लोगों को, क्या आपका कोई मुसलमान या ईसाई ने नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं। तो मैं बोला आप इतना गुस्सा क्यों हो फिर? तो बोले कि लोग कहते हैं फिर व्हाट्सएप पे आया था, ये हुआ था। तो ये इवेंट है, कंपनियां लगी हुई हैं, और इसमें हमारे वेस्ट इंडिया कंपनी जो है अभी लॉर्ड हिज हाइनेस लॉर्ड अडानी जी की, उसमें उसका बड़ा हिस्सा है, क्योंकि देश में उनका बड़ा हिस्सा है। तो पोर्ट उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, अब जंगल उनके हाथ में, जलमीन सब उनके हाथ में। तो राम मंदिर का इशू बड़ा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। परसेप्शन में उसको क्रिएट किया जा सकता है, बीजेपी उसमें महारत हासिल की हुई है, उसको बहुत बड़ा बबल किया जा सकता है। कम से कम काउ बेल्ट में यानी नॉर्थ इंडिया में राम और बीजेपी ये एक दोनों को समानार्थी शब्द माने जाएंगे, इसके लिए बीजेपी प्रयास करती रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि बीजेपी करती रहेगी प्रयास। विरोधियों को तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। देखिए, एक एक अगर एक अगर ऐसी शक्ति है जिसमें असुरी शक्ति है, तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। रावण की तरह ही बिहेव करेगा, तो राम को तय करना है कि राम को क्या करना है। राम को रावण का एजेंडा नहीं देखना है। रावण मेघनाथ को भेज रहा है, कुंभकर्ण को भेज रहा है, और किसी को भेज रहा है, वो भेज रहा है, उसका काम वो कर रहा है। तो विरोधियों का काम कहां चल रहा है? यहां से कौन भेज रहा है, कौन किसको, वो नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले से कहा, वो सारी बातें, एक आंदोलन में ये लोग खड़े नहीं रह पाते, वो खुद का आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, ना ईवीएम के लिए लड़ सकते हैं। यार आप वोटिंग लीजिए अपने चैनल पे कि ईवीएम के पक्ष में आप हो या बैलेट बॉक्स के। और अगर मैं हार गया, मैं लोगों ने अगर बैलेट बॉक्स नहीं हमको ईवीएम चाहिए ऐसा कहा, तो इसके बाद मैं ये बात नहीं कहूंगा। आप करके दिखाइए जी ये बात, बुशरा जी। तो मेरा किसी को ये चैलेंज जी। और राजू जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ऑनर ही बताना चाहती हूँ कि अगर और मैंने कई बार ये बोला है कि अगर हमारे किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, अगर 100 कमेंट्स होते हैं, तो मैं इसमें एग्जैजरेट नहीं करी, बल्कि 80 से लेकर 90 कमेंट्स ये होते हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, बीजेपी इसी तरह सत्ता में आती रहेगी। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ईवीएम को हटाना होगा। और ये बात कम से कम आप जैसे लोग या फिर और जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के, वो जो उठा रहे हैं, ये लोगों के दिल में घर कर रही है। खासतौर पर वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में वापस आए या उनकी आइडियोलॉजी में यकीन नहीं करते हैं। तो ये बात लोगों की समझ में जरूर आ रही है, जरूर घर कर रही है। उनको लगता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें मैं जरूर कामयाबी मानती हूँ। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन और ये सब चीजें क्या बदलाव लेकर आती हैं। 2024 में हम क्या देखते हैं, क्या नतीजे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव है और बहुत चैलेंजिंग भी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो लोकतंत्र और संविधान में सबसे बड़ी आस्था रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे एक सेकंड सिर्फ बात करनी है। राम हमारे दिल में बसते हैं, राम मंदिर में नहीं बसते, राम हमारे आपके दिल में बसते हैं। लेकिन बीजेपी की जो पूरी ताकत है वो ईवीएम में बसती है। तो पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इतना ही मैं आह्वान करके रोकना चाह। आपको भी धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया राजू जी अपना कीमती वक्त देने के लिए, शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को शेयर करिए ताकि लोगों में भी अवेयरनेस बढ़े और लोगों को भी ये पता चले कि दरअसल देश में क्या कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है इस राम मंदिर के पूरे इवेंट को लेकर और ईवीएम को लेकर एक चेतना जगाने की जरूरत जरूर है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।